हमारे चारों ओर की दुनिया धातुओं और अधातुओं यानी मेटल्स और नॉन मेटल्स से भरी पड़ी है। पर कभी सोचा है कि ये एक दूसरे से इतने अलग क्यों हैं? मतलब एक तरफ देखिए चमकदार मजबूत लोहे की कील और दूसरी तरफ है कोयले का एक टुकड़ा जो एक चोट में टूट जाता है। इतना ज्यादा फर्क क्यों? चलिए आज इन मटेरियल्स के पीछे की साइंस को ही परत दर परत समझते हैं। तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि एलिमेंट्स की इन दो बड़ी फैमिलीज में अंतर कैसे करें। इसकी शुरुआत होती है इनके सबसे बेसिक गुणों से, मतलब ये फिजिकली दिखते कैसे हैं और इनका बिहेवियर कैसा है। मेटल्स की पहचान ही है उनकी चमक, उनका लस्टर। उन्हें हथौड़े से पीटकर पतली शीट्स में भी बदला जा सकता है। वो आमतौर पर हार्ड होते हैं और सबसे ज़रूरी बात, वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बेहतरीन कंडक्टर्स होते हैं। और अब इसके ठीक उलट नॉन मेटल्स को देखें तो वो ज़्यादातर डल होते हैं, बिना किसी चमक के। वो ब्रिटल होते हैं, मतलब ज़रा सी चोट लगने पर टूट जाते हैं। और हीट इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर्स होते हैं। लेकिन साइंस में हमेशा कुछ रूल ब्रेकर्स होते हैं और यही तो इसे मजेदार बनाता है। जैसे आयोडीन को ही लीजिए, है तो नॉन मेटल पर उसमें चमक होती है। या फिर हीरा, जो है तो नॉन मेटल, कार्बन का ही एक रूप, पर दुनिया का सबसे हार्ड नेचुरल सब्सटेंस है। और तो और कार्बन का ही दूसरा रूप ग्रेफाइट नॉन मेटल होकर भी बिजली कंडक्ट कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ सोडियम जैसे मेटल्स, वो इतने सॉफ्ट होते हैं कि उन्हें चाकू से काटा जा सकता है। कमाल है ना? ठीक है, तो अब हम इन्हें पहचान तो सकते हैं, पर अब आते हैं असली खेल पर, इनके केमिकल बिहेवियर पर। कभी सोचा है कि सोना हजारों साल तक वैसा का वैसा क्यों रहता है, लेकिन लोहा हवा और नमी के संपर्क में आते ही जंग पकड़ लेता है? इस सब का जवाब एक ही शब्द में छिपा है, रिएक्टिविटी। यहां एक जबरदस्त केमिकल मुकाबला चल रहा है। इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हो ये रहा है कि ज्यादा रिएक्टिव मेटल यानी लोहे की कील कम रिएक्टिव मेटल कॉपर को उसके सॉल्यूशन से बाहर धकेल रही है। और इसका सबूत देखिए, सॉल्यूशन का रंग कैसे नीले कॉपर सल्फेट से बदलकर हरा हो रहा है। ये हरा रंग साफ साफ बताता है कि आयरन सल्फेट बन गया है। तो सवाल यह है कि हमें पहले से कैसे पता चलेगा इस केमिकल लड़ाई में कौन सा मेटल जीतेगा और कौन सा हारेगा? इसका कोई तरीका है क्या? बिल्कुल, इसका जवाब है ये रिएक्टिविटी सीरीज। इसे आप मेटल्स के लिए एक तरह की पावर रैंकिंग या लीग टेबल समझ सकते हैं। जो मेटल्स सबसे ऊपर हैं, जैसे पोटेशियम और सोडियम, वो सबसे ज्यादा पावरफुल, सबसे ज्यादा रिएक्टिव हैं। और जैसे जैसे हम इस टेबल में नीचे आते हैं, रिएक्टिविटी घटती जाती है। और सबसे नीचे कौन है? सोना और चांदी, जो बहुत ही कम रिएक्ट करते हैं। पर इन रिएक्शंस के पीछे एटॉमिक लेवल पर आखिर चल क्या रहा है? ये सब असल में इलेक्ट्रॉन्स का एक बहुत ही दिलचस्प खेल है, एक लेन देन का खेल। हमारे घर में इस्तेमाल होने वाले नमक यानी सोडियम क्लोराइड के बनने का प्रोसेस देखिए। सोडियम मेटल के पास एक फालतू इलेक्ट्रॉन है जिससे वो छुटकारा पाना चाहता है। वहीं क्लोरीन, जो एक नॉन मेटल है, उसे स्टेबल होने के लिए बस एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है। इलेक्ट्रॉन देने के बाद सोडियम पॉजिटिव आयन बन जाता है और इलेक्ट्रॉन लेने से क्लोरीन नेगेटिव आयन। और बस ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और बन जाता है एक सुपर स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन्स के इसी लेन वेन से बने कंपाउंड्स को हम आयोनिक कंपाउंड्स कहते हैं। ये एक मेटल से एक नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन के पूरी तरह ट्रांसफर होने से बनते हैं। पर एक बात बताइए, क्या कभी सोचा है कि नमक जैसे आयोनिक कंपाउंड्स को पिघलाने के लिए इतनी ज्यादा गर्मी क्यों लगती है? इनका मेल्टिंग पॉइंट इतना हाई क्यों होता है? इसका जवाब उसी सुपर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की ताकत में है। ये लाखों पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस एक दूसरे को एक परफेक्ट 3D स्ट्रक्चर, जिसे क्रिस्टल लैटिस कहते हैं, में इतनी मजबूती से पकड़ कर रखते हैं कि इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। इसीलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट्स आसमान छूते हैं। अच्छा, हमने देखा कि मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं, पर ये मेटल्स हमें मिलते कहाँ से हैं? ये हमें जमीन से अयस्कों यानी ओर्स के रूप में मिलते हैं। तो चलिए अब एटम्स की दुनिया से निकलकर उस बड़े इंडस्ट्रियल प्रोसेस को समझते हैं जिससे इन यूजफुल मेटल्स को पृथ्वी से निकाला जाता है। यानी अब बात होगी मेटलर्जी की। ये फ्लोचार्ट एक तरह से अयस्क से शुद्ध धातु तक के पूरे सफर का रोड मैप है। इसकी शुरुआत होती है अयस्क से अशुद्धियां हटाने से, जिसे कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन। फिर हम उस कॉन्सेंट्रेटेड अयस्क से मेटल निकालते हैं, जिसे एक्सट्रैक्शन कहते हैं। और आखिर में उसे पूरी तरह शुद्ध करने के लिए उसका रिफाइनिंग करते हैं। सल्फाइड अयस्कों के लिए एक बहुत जरूरी स्टेप है रोस्टिंग, यानी भर्जन।
इसमें अयस्क को हवा की मौजूदगी में तेज गर्म किया जाता है ताकि वो ऑक्साइड में बदल जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑक्साइड से मेटल निकालना ज्यादा आसान होता है। इसी से मिलती जुलती एक और प्रक्रिया है कैल्सिनेशन यानी निस्तापन। ये कार्बोनेट अयस्कों के लिए इस्तेमाल होती है। इसमें भी अयस्क को गर्म किया जाता है, लेकिन फर्क ये है कि यहाँ हवा या तो लिमिटेड होती है या बिल्कुल नहीं होती। मकसद इसका भी वही है, अयस्क को ऑक्साइड में बदलना। तो इतनी मेहनत से शुद्ध मेटल निकालने के बाद कहानी खत्म नहीं होती। अब हम सामना करते हैं उसके सबसे बड़े प्राकृतिक दुश्मन का, एक धीमी प्रक्रिया जो हमारी मजबूत रचनाओं को धीरे धीरे कमजोर कर देती है, जिसे हम कहते हैं संक्षारण या आम भाषा में जंग लगना। लेकिन अविश्वसनीय रूप से दिल्ली का ये लौह स्तंभ 1600 सालों से भी ज्यादा समय से खुले में खड़ा है और इस पर आज तक जंग नहीं लगा है। ये कोरोजन रेजिस्टेंस का एक ऐसा रहस्यमयी और पुराना उदाहरण है जो आज भी साइंटिस्ट्स को हैरान करता है। तो आज हम अपनी कीमती चीजों को बचाने के लिए कई स्मार्ट तरीके अपनाते हैं। हम पेंट या तेल लगाकर मेटल का हवा और नमी से कांटेक्ट तोड़ देते हैं, या फिर गैल्वेनाइजेशन करते हैं जिसमें जिंक की एक प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ा दी जाती है, या फिर हम एलॉयज यानी मिश्रातु बनाते हैं जिसमें 2 या ज्यादा मेटल्स को मिलाकर एक बेहतर मटेरियल तैयार किया जाता है। जंग के खिलाफ ये लगातार चलने वाली लड़ाई हमें भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। क्या हम कभी ऐसी नई सामग्रियां बना पाएंगे जो कभी खराबी ना हो? ये सवाल शायद मटेरियल साइंस की अगली सबसे बड़ी चुनौती है।